ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कोई अल्केन है, इसका रिएक्शन X2 सनलाइट दे रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड बन रहा है। इसमें एक लेक्चर हम लोग पीछे देखे हैं, अगला लेक्चर क्या है वो हम बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये मीथेन है और इसका रिएक्शन Cl2 सनलाइट से हो रहा है। अगला वैरायटी रिएक्शन का, अगर ये कुछ नहीं कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो आप बोलेंगे कि CH3Cl बनेगा, एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन बैठेगा, या दो हाइड्रोजन हट के दो क्लोरीन बैठेगा, या तीन हाइड्रोजन हट करके तीन क्लोरीन बैठेगा, या चारों हाइड्रोजन हट करके चार क्लोरीन बैठ जाएगा। अच्छा, इसी रिएक्शन में मान लीजिए कि ये मीथेन है और Cl2 है और सनलाइट है। क्वेश्चन में डिमांड किया है कि ये क्लोरीन जो है ये एक्सेस में है, ये बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, पूरा हाइड्रोजन को हटा करके और CCl4 ये बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे ओनली, यही प्रोडक्ट आप बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए कि CH4 दिया है और Cl2 दिया है, उसमें मीथेन को एक्सेस में रख दिया, क्वेश्चन में दे रखा है, तो उस केस में मीथेन का डोमिनेंसी होगा, यानी क्लोरीन कम है, ये एक्सेस का मतलब क्लोरीन कम है, तो मीथेन का डोमिनेंसी होगा, यानी क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये मीथेन है और Cl2 है, सब जगह सनलाइट है, ये रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन क्वेश्चन में लिख रहा है कि डार्क में हो रहा है। तब हम बोलेंगे कि भाई इसमें रिएक्शन नहीं होगा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लीजिए कि ये मीथेन दे रहा है और Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, इस केस में डार्क है लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिक आर्क से 200 डिग्री C टेम्परेचर दे दिया, तो क्या होगा, 150 से 200 लोग देते हैं, ये दे दिया, तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल क्लोराइड ओनली, यही बनेगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि मीथेन है, Cl2 है, इसमें डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन कर दिया, यानी समझिए धूप में लाकर रिएक्शन कर दिया, डायरेक्ट सनलाइट में धूप में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, कार्बन बनेगा और HCl पूरा बाहर चला जाएगा, कार्बन एक अलग निकल जाएगा। अब ये जो कार्बन होगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक है, इस कार्बन ब्लैक को इंक के तौर पे यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग, कह रहा है यूज्ड एज इंक, इंक के तौर पे यूज करते हैं, काहे के लिए, तो फॉर प्रिंटिंग, छपाई के लिए। ठीक है, तो ये आपको 5-6 रिएक्शन यहाँ पे है जो दिमाग में रखना है। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये तो मीथेन का इलेबोरेशन हुआ, अगर मीथेन नहीं दे क्वेश्चन में, इथेन दे दे, मान लीजिए मीथेन नहीं दे, यहाँ पे इथेन दे दे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, इथेन दे दे तो कैसे करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इथेन दे दे, CH3 और CH3 ये दे दे, इसका रिएक्शन Cl2 सनलाइट दे, तो क्या होगा, इसमें आप प्रोडक्ट वही जो 9 तरह का प्रोडक्ट अभी प्रीवियस बोर्ड पर बात, प्रीवियस क्लास में गप किए थे लेक्चर में, उसमें बताए थे 9 प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि ये इथेन है और हमने Cl2 दिया और इसमें क्या कर दिया, हमने इस इथेन को एक्सेस में ले लिया, तो क्या होगा, इथेन का डोमिनेंसी होगा, यानी इथाइल क्लोराइड बनेगा ओनली। मान लीजिए कि ये हमने इथेन लिया और Cl2 दिया, सनलाइट है,
इसमें हमने क्या किया, क्लोरीन का डोमिनेंसी कर दिया, तो क्या बनेगा CH3, माफ कीजिए CCl3 और CCl3 ये बनेगा, यानी क्लोरीन का डोमिनेंसी होगा। आगे कह रहा है कि ये इथेन दिया गया है और Cl2 है, इसका रिएक्शन डार्क में हो रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन। मान लो कि ये इथेन है और तुम Cl2 ले रहे हो और ये डायरेक्ट सनलाइट यानी धूप में तुम रिएक्शन कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा, दोनों कार्बन अलग हो जाएगा, 6Cl अलग हो जाएगा। समझ रहे हो ना। फिर कह रहा है कि मान लो ये तुम्हारा इथेन है और तुम Cl2 कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, डार्क ही में तुम रिएक्शन कर रहे हो और तुम टेम्परेचर दे दिए 150 डिग्री सी से 200 डिग्री सी टेम्परेचर दे दिया, तो क्या होगा, तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनेगा इथाइल क्लोराइड ऑनली। बात को समझ रहे हो ना। तो मीथेन और इथेन का ये बहुत सारा वैरायटी का लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ये तुमको दिमाग में रखना है कि इथेन का सिर्फ क्लोरीनेशन करे तो नो प्रोडक्ट, इथेन का क्लोरीनेशन करे उसमें सनलाइट दे, इथेन ज़्यादा में हो तो इथाइल क्लोराइड ज़्यादा, क्लोरीन ज़्यादा हो तो वो बनेगा। फिर आगे तुमसे गप किया है, जल्दी उतारो फास्ट। देखो बच्चे, अब कह रहा है, देखो थोड़ा ध्यान देना, अब एक नोट अगला वैरायटी क्वेश्चन का देखो। मान लो मीथेन है, तुमने Cl2 से रिएक्शन किया, सनलाइट दिया, तो इसमें तुमने प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3Cl बनाया, CH2Cl2 बनाया, CHCl3 बनाया, CCl4 बनाया। अच्छा, 4 प्रोडक्ट तुमने बनाया। मान लो Cl2 का जगह पे तुमने Br2 दे दिया, सनलाइट दिया, इसमें भी वैसा ही प्रोडक्ट बनाओगे, CH3Br बनाओगे, CH2Br2 बनाओगे, CHBr3 बनाओगे, CBr4 बनाओगे। अच्छा, अब तुम ये देखो, मान लो CH4 और I2 ले लिया, तो ये रिएक्शन जो होता है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, यानी इसमें अगर रिएक्शन तुम कराते हो तो CH3I + HI बनेगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। फिर जहां से चला था यानी ये फिर दोनों मिलकर के I2 बन जाएगा और मीथेन बन जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन जो है कि मीथेन को अगर हम I2 से रिएक्शन करते हैं तो नो रिएक्शन लोग लिखते हैं। रिएक्शन होता है, मीथेन को I2 से तुम रिएक्शन कराते हो तो मिथाइल आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण फिर ये रिएक्शन को बैक करके वहीं पहुंचा देता है। अब ये देखो, अगर तुम चाहते हो कि मिथाइल आयोडाइड हमारा बना रह जाए तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि मीथेन में को I2 से जो तुम रिएक्शन कराए इसमें सनलाइट के साथ तुमको क्या देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। क्या हाइड्रोजन आयोडाइड जो बैक हो रहा था वह बैक नहीं हो, वह कहीं और चला जाए। यानी अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी HNO3 दे देते हो या HiO4 दे देते हो तो क्या होगा, ये तुम्हारा रिवर्सिबल नहीं होकर इरिवर्सिबल हो जाएगा और आयोडीन जो HI में जा रहा था वह किस में चला जाएगा, I2 में चला जाएगा और H2O में चला जाएगा। क्या कहा कि अगर मीथेन को I2 से रिएक्शन कराते हैं, लोग लिखते हैं कि नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर तुम पोस्टमार्टम करोगे तो मीथेन को I2 से रिएक्शन कराने के बाद मिथाइल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण फिर इनको रिड्यूस करके वहीं पहुंचा देता है। मेरा ये कहना है कि अगर तुम रिएक्शन कराना चाहते हो तो तुम क्या करना पड़ेगा, इसमें HI के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या क्या करना पड़ेगा, या तो ये डालो चाहे HiO4 डालो,
तो ये जो तुम्हारा I2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहेगा, उस हाइड्रोजन आयोडाइड को ये I2 और H2O में भेज देगा। ठीक है ना। अब देखो, इतना उतारो। अब हमको देखना है कि मीथेन में तुमने क्लोरीन दिया, ब्रोमीन दिया, आयोडीन दिया, अगर F2 देंगे तब क्या होगा। देखो, अब कह रहा है कि मीथेन है और अगर तुम F2 देते हो सनलाइट तो क्या होगा। ये रिएक्शन बहुत वायोलेंट होता है, एक्सप्लोसिव होता है। यानी ये जो बनता है CF4 और HF बनता है। ये इस केस में, इस वाले के केस में CH3F नहीं बनता, CH2F2 नहीं बनता, CHF3 नहीं बनता। यानी मीथेन को F2 अगर सनलाइट दे रहे हो तो F2 बहुत रिएक्टिव होने के कारण कह रहा है कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, चूंकि F2 इज मोस्ट रिएक्टिव, F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सो पार्शियल फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। पार्शियल फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। यानी तुम चाहते हो कि एक हाइड्रोजन हटा के एक फ्लोरीन बैठा लें, या दो हाइड्रोजन हटा के दो फ्लोरीन बैठाएं, या तीन हाइड्रोजन हटा के तीन फ्लोरीन बैठाएं, तो ऐसा नहीं होगा। चारों का चारों हाइड्रोजन हट करके ये बनेगा। ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कि फ्लोरीन का हम पार्शियल हैलोजिनेशन करें तो तुमको करना यह पड़ेगा कि F2 में कोई इनर्ट गैस इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनर्ट गैस यानी समझो कि हीलियम, नियॉन, ये सब देना पड़ेगा। तो ये इनर्ट गैस जो हमारा होता है ये रिएक्शन नहीं करना चाहता है, ये इनर्ट होता है। ये इनर्ट गैस फ्लोरीन के एक्शन को, फ्लोरीन के रिएक्टिविटी को कम कर देगा, और उसके केस में रिएक्शन क्या तुम्हारा होगा, रिएक्शन होगा CH3F, ये बनेगा। अगर तुम फ्लोरीन दे करके, सनलाइट दे करके इनर्ट गैस को इस्तेमाल कर दिया, हीलियम इस्तेमाल कर दिया, नियॉन इस्तेमाल कर दिया, आर्गन इस्तेमाल कर दिया, माने इनर्ट गैस इस्तेमाल कर दिए, तो रिएक्शन होगा। इसके केस में कौन नहीं बनेगा? इसके केस में CH2F2 नहीं बनेगा, CHF3 नहीं बनेगा और CF4 नहीं बनेगा। फ्लोरीन के केस में तुम अगर सिर्फ F2 दे रहे हो तो CF4 बनेगा। F2 के साथ इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन दे रहे हो, चूंकि इनर्ट गैस एक्शन नहीं करता है। जब ये एक्शन नहीं करेगा, इनर्ट है, उदासीन है, ये काफ़ी समझिए कि माने रिएक्शन नहीं करता है। जब ये रिएक्शन नहीं करता है तो दूसरा जो रिएक्टिव है उसके एक्शन को कम कर देगा। जैसे तुम देखा होगा गांव में अगर दो बैल हैं, एक बैल काफ़ी एक्टिव है और एक बैल जो है बहुत स्लो है, तो ये बैल जो बहुत स्लो है, ये बैल जो बहुत एक्टिव है, इसके भी एक्शन को ये स्लो बैल कम कर देता है। वही बात है, फ्लोरीन तो बहुत एक्टिव है, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन ये काफ़ी इनर्ट होने के कारण इनके एक्शन को गिरा देता है। जो अगर ये अकेले था तो चारों हाइड्रोजन हटा करके ये फ्लोरीन बैठ जा रहा था, लेकिन बट इनर्ट होने की वजह से ये इस सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हट रहा है और एक फ्लोरीन बैठ रहा है। ठीक है, उतारो। अब देखो, अब ये कह रहा है कि इस रिएक्शन को अगर तुम चाहते हो कि मिथाइल फ्लोराइड बनाने का, तो एक और रिएक्शन है, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन से भी हम लोग सिर्फ मिथाइल फ्लोराइड बना सकते हैं। देखो, एक स्वार्ट्स रिएक्शन होता है जो 12th में हम लोग देखेंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन देखो क्या है। जैसे मान लो मिथाइल पे क्लोरीन रखो,
क्लोरीन नहीं रखना चाहते हो तो मिथाइल ब्रोमाइड रखो, वो नहीं रखना चाहते हो तो मिथाइल आयोडाइड रखो। इसका रिएक्शन तुम करो किससे, या तो सिल्वर फ्लोराइड से, नहीं तो Hg2F2 से, नहीं तो AsF3 से कर लो। तो क्या होगा, ये फ्लोरीन इनमें जो रहेंगे, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड है तो क्लोरीन को हटा करके कौन बैठ जाएगा, फ्लोरीन बैठ जाएगा। अगर मिथाइल ब्रोमाइड है तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा के खुद बैठ जाएगा। मिथाइल आयोडाइड है तो क्या करेगा, ये इनको हटा के फ्लोरीन खुद बैठ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो कि यहाँ पे हम लिए हैं तुम्हारा, मान लो कि यहाँ पे हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिए हैं, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड से। तो क्या होगा, फ्लोरीन आकर के उसमें बैठ जाएगा और ये सिल्वर के साथ कौन चला जाएगा, सिल्वर क्लोराइड चला जाएगा। ठीक है, तो उतारो, जल्दी करो। अब देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ X2, यानी X2 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका रेट क्या होगा। तो इनका रेट होता है सबसे ज़्यादा F2, उससे स्लो Cl2, उससे स्लो Br2, सबसे स्लो I2। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि इसमें जो हमारा, अगर तुम फ्लोरीन को बात करते हो तो यहाँ लोन पेयर है, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लोन पेयर रिपल्सन होगा लेकिन कम होगा। ब्रोमीन और बड़ा होता है, तो लोन पेयर रिपल्सन होगा लेकिन और कम होगा। आयोडीन और बड़ा होता है, लोन पेयर रिपल्सन होगा और बहुत कम होगा। तो ये जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इस बगल वाले लोन पेयर को रिपेल करता है, उससे ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है। तो ये दोनों, ये सब लोन पेयर में रिपल्सन होता है तो बड़ी आसानी से टूट जाता है। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में टूटना और जुटना है। अगर ये जल्दी टूट जाएगा तो आगे रिएक्शन फास्ट जाएगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण लोन पेयर दोनों का क्लोज होता है, जिस कारण से दोनों पर रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, फास्ट रिएक्शन होता है। इससे लेट क्लोरीन का टूटता है, थोड़ा सा दूर होने के कारण। ब्रोमीन और दूर होता है तो और लेट टूटता है। आयोडीन और दूर होता है तो और लेट टूटता है। अच्छा, ये हुआ। अब देखो, इसमें एक और बात दिमाग में तुमको ये रखना है कि ये फ्लोरीन जो है बहुत रिएक्टिव होने के कारण इसका रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। इट गिव्स, ये देता है वायोलेंट रिएक्शन, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। यानी इंसान जब इसको रिएक्शन करने चलता है लैब में तो पूरा मास्क वगैरह लगा करके चलेगा कि भाई ऐसा नहीं हो, इतना एक्सप्लोजन हो कि हमको कोई नुकसान हो जाए। यानी फ्लोरीन का रिएक्शन कराने में इंसान जो है, जो वर्कर है, जो साइंटिस्ट है, वो थोड़ा हेजिटेशन में रहता है। अच्छा, इनका रिएक्शन मॉडरेट होता है, इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। तो तुमको दिमाग में क्या रखना है, एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर दिमाग में रखा, फ्लोरीन बहुत वायोलेंट होता है, एक्सप्लोसिव होता है। मैंने रिएक्शन जहां होगा तो पट ब्लास्ट टाइप का होगा, बम टाइप का रिएक्शन होगा। क्लोरीन ब्रोमीन मॉडरेट होता है, आयोडीन तुम्हारा क्या होता है, बहुत स्लो होता है। अब देखो, फ्लोरीन से लेकर के ब्रोमीन तक ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और आयोडीन का रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। ये सब बात दिमाग में रखोगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों का रिएक्शन एक्सोथर्मिक, आयोडीन का रिएक्शन इंडोथर्मिक। फ्लोरीन वायोलेंटली फास्ट, क्लोरीन ब्रोमीन मॉडरेट
और आयोडीन वेरी स्लो। ठीक है, अब आओ हटाएं। अब देखो, अब हम बात ये करने जा रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी देखें, और इसमें दो लोग ना वर्क कर रहे हैं, हाइड्रोजन वर्क कर रहा है और हाइड्रोजन वर्क कर रहा है। तो हाइड्रोजन में अगर तुम रेट देखते हो तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है बिकॉज 3 डिग्री हाइड्रोजन गिव्स स्टेबल इंटरमीडिएट। 3 डिग्री हाइड्रोजन स्टेबल इंटरमीडिएट देता है, वेयरएज 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट गिव, नहीं देता है स्टेबल इंटरमीडिएट। अरे समझ रहे हो, स्टेबल इंटरमीडिएट। जैसे देखो, मान लो कि ये तुम्हारा इंटरमीडिएट कहीं बन रहा है, और मान लो कि ये इंटरमीडिएट बन रहा है, और एक रिएक्शन है उसमें ये इंटरमीडिएट बन रहा है, और एक रिएक्शन है और ये इंटरमीडिएट बन रहा है। तो यहां पे जो इंटरमीडिएट ये बना है वह डेफिनेटली यहां से बना होगा, यही हाइड्रोजन हटा होगा जी। तो ये 3 डिग्री जो हाइड्रोजन हट रहा है, तो इस हाइड्रोजन के हटने से ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल ये काफी स्टेबल हो रहा है, और ये जो बना होगा ये कौन सा हाइड्रोजन हटा होगा? ये 2 डिग्री हटा होगा, तब ये बना होगा। और ये जो हमारा हटेगा वो बनेगा, वो ये हटा होगा। तो एक बात ये दिमाग में रखना कि अगर तुमसे पूछता है हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी रेट, तो तुम बोलोगे सबसे ज़्यादा F2 और सबसे कम I2। हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी रेट तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री और सबसे कम क्या बोलोगे? 1 डिग्री। ये बात को दिमाग में रखना। अच्छा, एक तो रिएक्टिविटी हो गया, एक होता है सेलेक्टिविटी ऑर्डर। सेलेक्टिविटी ऑर्डर देखो, सेलेक्टिविटी ऑर्डर में सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी का हमेशा उल्टा होता है। वही स्टेप सेलेक्टिव होता है जिस पर हर तरह का ऑब्जर्वेशन काफ़ी आसान हो, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आवे, वही सेलेक्टिव होता है। अब जो रिएक्शन जितना स्लो होगा उतना ही सेलेक्टिव होगा। जैसे अभी तुम देखे, पहले हम लिख दें सेलेक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। सेलेक्टिविटी ऑर्डर ये जो होगा उल्टा होगा किसका? रिएक्टिविटी ऑर्डर का। ये बात दिमाग में रखोगे। जैसे कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन 2-3 स्टेप में हो रहा है, तो वही रेट ज़्यादा सेलेक्टिव होता है जो स्लो हो। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, कोई ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से स्टेशन से निकल रही है, हमको ये जानना है कि उस ट्रेन में कितना बोगी है, एसी बोगी कितना है, जनरल बोगी कितना है, स्लीपर बोगी कितना है, ये जानना है। मान लो ट्रेन बहुत जल्दी निकल जा रही है, तो हम उतना कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि भाई इसमें एसी बोगी कितना, जनरल बोगी कितना, स्लीपर बोगी, ये हम बढ़िया से नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर वही ट्रेन काफ़ी स्लो से जाए तो हम ये बताएंगे कि कितना एसी है, कितना स्लीपर है, कितना जनरल है। उसके साथ साथ ये भी हम बता सकते हैं कि एसी के गेट के सामने लोग खड़ा था कि नहीं, जनरल का क्या हाल था, वो सब हम बता सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो सेलेक्टिविटी ऑर्डर हमेशा रिएक्टिविटी का उल्टा होता है। तो अभी तुम बात किए थे F2 और Cl2 और Br2 और I2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर तुम बात किए थे, सबसे ज़्यादा F2, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2। अगर तुमसे सेलेक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा I2,
फिर Br2, फिर Cl2, सबसे कम F2 बोलोगे। अच्छा, अगर दूसरी बात कि मान लो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, इनमें अगर तुमसे पूछे रिएक्टिविटी ऑर्डर तो तुम क्या बोलोगे? अभी तुमने देखा 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। बट अगर सेलेक्टिविटी ऑर्डर तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? इसका उल्टा, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसको दिमाग में रखना। तुमको बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 10 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें एक रिएक्शन ये भी होता है। अभी और हम इसका एलेबोरेट ऑपरेशन करेंगे। अभी उतारो इसको जल्दी। हो गया बच्चे? अब देखो, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लो कि ये मीथेन है, इसका Cl2 से रिएक्शन कराया और यहाँ पे प्रोडक्ट बना। कह रहा है कि विच प्रोडक्ट इज ऑब्लिक आर एपियर इन गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट है जो एपियर होता है यानी बनता है? 1 नंबर में कह रहा है Cl2, बी नंबर में कह रहा है HCl, सी नंबर में कह रहा है आपको इथेन, डी नंबर में कह रहा है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना? ये कह रहा है कि इनमें से कौन है जो बनता है। एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो, इस तरह के रिएक्शन को बनाने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका मैकेनिज्म लेना पड़ेगा, तभी बनेगा ये, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। आइए हम देखते हैं। जब इसका मैकेनिज्म लेंगे तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। कह रहा है कि दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन, पूरा होता है 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला बोलते हैं उसको चेन इनिशिएशन, पहले को बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन है, जब इस पर सनलाइट पड़ता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच से ये फ्रेम टूट जाता है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ओ क्लोरीन फ्री रेडिकल हो जाता है। अच्छा, दूसरा इसका है चेन प्रोपेगेशन। ये क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन होता है बहुत डेंजरस। उसको बनाने के लिए उस वैरायटी को मैकेनिज्म से आपको चलना पड़ेगा। चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन में क्या है? अब वो जो फ्री रेडिकल बना है वो क्या करता है? अब वो जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये आ करके अटैक करता है, ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है। आपका दिमाग ये कहेगा कि सर कार्बन पर क्यों नहीं अटैक करता? अभी हम गप करेंगे। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल का हाइड्रोजन पर अटैकिंग होता है, ना कि कार्बन पर अटैकिंग होता है। तो हाइड्रोजन पर जब अटैकिंग होता है तो HCl बन जाता है और क्या होता है, ये बन जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? इस पर अटैक करेगा ना तो क्या करेगा, ये क्लोरीन इसके फ्री रेडिकल को लेकर चला जाएगा, यानी HCl बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल यहां पे दिख जाएगा। उसके बाद अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये फ्री रेडिकल अब फिर ये क्लोरीन को मारता है, ये वाला इसको मारता है। अब मीथेन सोचता है कि क्लोरीन जो हमको बर्बाद किया है अब हम क्लोरीन को बर्बाद करें। अब ये बर्बाद करके ये कर देता है, यहां पे क्लोरीन और Cl फ्री रेडिकल हो जाता है। ये चेन प्रोपेगेशन। अब तीसरा जो हमारा होता है उसका नाम है चेन टर्मिनेशन, यानी चेन का समाप्ति। मेन स्टेप यही होता है, यहीं पे समझना है, यही बताएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। देखो अब तुम क्या करोगे, जितने फ्री रेडिकल तुम्हारे बने हैं उनको उठा लो। कौन फ्री रेडिकल?
एक क्लोरीन बन रहा है, देखो रिएक्शन में, और दूसरा फ्री रेडिकल ये बन रहा है, देख रहे हो ना, CH3 फ्री रेडिकल तुम्हारा बन रहा है, यही दो फ्री रेडिकल है, लास्ट में यही दो बचा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक प्रोबेबिलिटी है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने ही क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलकर के Cl2 बना दे, दूसरी प्रोबेबिलिटी कि मिथाइल फ्री रेडिकल से मिलकर के क्या बना दे, इथेन बना दे, तीसरी प्रोबेबिलिटी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना दे, वो मिथाइल क्लोराइड बना दे। तो देखो 3 प्रोडक्ट तो तुम्हारा यहीं दिख गया। अरे देख रहे हो, क्लोरीन बनता है, इथेन बनता है, कौन है, CH3Cl, कहाँ गया, CH3Cl बनता है, HCl देखो, HCl भी बना है, कहाँ बना है, देख रहे हो, यहां बना है। चेन ये तो तुमको दिख ही रहा था मैकेनिज्म बना है। चेन टर्मिनेशन के लिए दिमाग में रखोगे, जितने इंटरमीडिएट तुम्हारे बने उस इंटरमीडिएट को लास्ट में लिख लोगे और उसको पॉसिबल लिंकेज कराओगे। क्लोरीन को क्लोरीन से, क्लोरीन को मिथाइल से, मिथाइल को मिथाइल से, ये 3 प्रोडक्ट बने, 3 और 1 4, ये भी बना। ये बात दिमाग में रखोगे, समझ रहे हो ना। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और क्वेश्चन हम देना चाहते हैं कि मान लो कि ये मीथेन नहीं हो, इथेन हो, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसमें तुमसे कैसे डिमांड किया जाएगा, थोड़ा वो देखो। मान लो क्वेश्चन में मीथेन नहीं हो, इथेन हो, तब तुम क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे। देखो कह रहा है, मान लो कि ये इथेन है, इस इथेन का Cl2 से रिएक्शन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, पिछले रिएक्शन में भी सनलाइट लिख लेना, ठीक है ना। कह रहा है कि विच प्रोडक्ट इज ऑब्लिक आर अपीयर इन गिवन रिएक्शन। मान लो 1 नंबर में इथेन है, B नंबर में मीथेन है, C नंबर में इथिलीन है, D नंबर में Cl2 है, E नंबर में तुम्हारा ब्यूटेन है, समझा। ऐसे ही कुछ कुछ दिया है, क्या बनेगा। चलो तो तुम मैकेनिज्म लो। 1 नंबर में चेन इनिशिएशन यानी शुरू होना, तो उसमें का जो तुम्हारा क्लोरीन है, जब सनलाइट पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, दोनों फ्री रेडिकल अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा तुम्हारा क्या है, चेन प्रोपेगेशन। अब देखो चेन प्रोपेगेशन क्या होगा। चेन प्रोपेगेशन तुम्हारा ऐसा होगा, अब ये क्लोरीन जो बना है ये आकर के अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये क्वेश्चन को करने के बाद हम बात करेंगे, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप इसको हाइड्रोजन पर अटैक करा रहे हैं, कार्बन पे क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या बात है। अभी हम बात कर लेंगे, पहले इसको देखो। तो यहां से HCl निकल जाएगा और ये तुम्हारा चला गया कैसे, ऐसे चला गया, समझ रहे हो, ओ बन गया। अच्छा अब क्या होगा, अब ये इथेन को बर्बाद किया है क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये जो इथेन है फ्री रेडिकल जो है, अब ये क्लोरीन को बर्बाद करेगा, इनको मारेगा, तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, अब प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। चलो अब देखो चेन टर्मिनेशन तीसरा, यानी समाप्ति में कैसे होगा, बढ़िया से देखो। समाप्ति के लिए जो इंटरमीडिएट तुम्हारा बना है उसको लिखो, जितने प्रकार का। एक इंटरमीडिएट क्लोरीन फ्री रेडिकल है इस दोनों में, दूसरा इंटरमीडिएट तुम्हारा कौन है, इथाइल फ्री रेडिकल,
तीसरा तो कोई इंटरमीडिएट है नहीं, ये तो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। यहां से तो क्लियर हो गया ना भाई कि HCl बनेगा, HCl बनेगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो बनेगा, HCl नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो हम उसको टिक करते कि भाई HCl बनेगा, इसमें का है और निशान लगाना है। अच्छा, दूसरा पूछ रहा है कि ये वाला देखो, इथाइल क्लोराइड बना है। इथाइल क्लोराइड भी उसमें नहीं दिया है। अरे देख रहे हो, नहीं दिया है, हम नहीं टिक करेंगे। इसको देख रहे हैं यहां से क्या निकल रहा है, आओ देखते हैं। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये मिलके क्या करेगा, Cl2 बना देगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये वाला, ये मिलके क्या बनाएगा, इथाइल क्लोराइड बना देगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी वो क्या है, वो ये है, ये दोनों मिल करके क्या बना दे, ब्यूटेन बना दे। ये दोनों मिल करके क्या करे, ब्यूटेन बना दे। अब देखो, याद रखना, फ्री रेडिकल ऐसा हो जिस फ्री रेडिकल में एक से ज्यादा कार्बन हो तो वह फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं वो रिएक्शन जिसमें सेल्फ मटेरियल ऑक्सीडाइज करता हो, वही सेल्फ मटेरियल रिड्यूस करता हो, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक नोट दिमाग में रखना कि ऐसा फ्री रेडिकल हो उसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन हो, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से एक अल्केन बनता है, बड़ा अल्केन, और दूसरा अल्कीन बनता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा फ्री रेडिकल हो जिस फ्री रेडिकल में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन हो, तो यह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। उससे इसका अल्केन बनता है, डाइमर का अल्केन, डाइमर अल्केन बनता है, डाइमराइज्ड अल्केन, डबल का अल्केन बनता है, दूसरा अल्कीन बनता है। देखो, जैसे ये क्या है, ये हमारा इथाइल फ्री रेडिकल है। इथाइल फ्री रेडिकल मिलकर ब्यूटेन बन गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा कि यहां जो फ्री रेडिकल है ये चाहेगा, फ्री रेडिकल चाहता है कि बगल में फ्री रेडिकल जनरेट हो और उस जनरेशन से हम अल्कीन का डेवलपमेंट कर दें, तो एक और बॉडी बनेगा, उसका नाम होगा ये। अब ये तुमको परेशान करेगा कि भाई वो कैसे बन गया, एक और बनेगा जिसका नाम क्या है ये। अब तो तुम परेशान हो जाओगे, सर ये सर क्या कर रहे हैं आप, ये तो बनाए वो हम समझे, दोनों को जोड़ के बना दिए, ये कहां से बन गया सर। आओ हम देखते हैं, देखो बढ़िया से देखना। कह रहा है एक तुम्हारा इथाइल फ्री रेडिकल है, फिर इधर इथाइल फ्री रेडिकल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ये अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। जब यहां आ जाएगा तो ये इथाइल फ्री रेडिकल इथेन में चला गया जो हमने दिखाया। जब ये जाएगा तो ये एक फ्री रेडिकल यहां और एक फ्री रेडिकल यहां, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर अल्कीन बन जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखो क्या क्या बना। पूछ रहा है कि इथेन बना कि नहीं, देखो तो बना है, देख रहे हैं ना, टिक करेंगे। दूसरा पूछा कि मीथेन बना, कहीं मीथेन नहीं बना है, पूरे झांकोगे तो मीथेन कहीं नहीं बना, टिक नहीं होगा। इथिलीन बना कि नहीं बना, देखो बना है, टिक करो। क्लोरीन बना कि नहीं बना, बना है, टिक करो। ब्यूटेन बना कि नहीं बना, टिक करो। ये क्वेश्चन आते हैं तो ये अगर मैंने समझो कि जो बच्चा इसको बनाता है उस बच्चा का गुमान किया जाता है कि इसका सिलेक्शन हुआ होगा। इसलिए कि जनरल क्वेश्चन सब बच्चे बनाते हैं, उस क्वेश्चन को बनाने से सिलेक्शन होता है जो अनकॉमन क्वेश्चन होता है, जो सब बच्चे नहीं बनाए हैं।
जो बनाया है उसका सिलेक्शन होगा। उतारो, फिर अगले दिन मिलते हैं। उतारो।